Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Arpit Pathak from Faizabad UP, ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस की है. इफ़ द प्लेन ax plus by plus cz is equal to 0 cuts the cone xy plus yz plus zx equal to 0 in perpendicular lines, then find the condition. तो हमें उस कंडीशन को फाइंड करनी है जिसमें ये प्लेन इस कोन को कट करता है और इससे दो लाइन मिलेंगी और वो लाइन परपेंडिकुलर हों, तब हमको निकालना है. तो सबसे पहले तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो इन दोनों, यानी जो कोन है और इसको एक प्लेन कट करता है, उससे जो लाइन बनती हैं, लाइन मिलेंगी, उन लाइंस का इक्वेशन लिखेंगे. तो यानी इनका इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन इसके सॉल्यूशन में. तो मान लेते हैं कि ये है वो लाइन, क्योंकि इक्वेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, ये ऑरिजिन से पास होने वाला प्लेन है. इसी तरीके से इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म है, ये भी कोन, इसका वर्टेक्स भी ऑरिजिन पर है. तो जो दोनों को कट करने पर इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी वो भी ऑरिजिन से होकर जाएंगी. तब जो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं वो ऑरिजिन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है लेट x माइनस 0 लिखना ज़रूरी नहीं है अपान l, y माइनस 0 अपान m, z माइनस 0 अपान n. यानी ये ऑरिजिन से जाने वाली लाइन है. ये यहाँ पर शो हो रहा है कि y माइनस 0 और z माइनस 0 जैसे इतना. तो यहाँ पर 0 लिखना ज़रूरी नहीं. तो ये समझ में आ रहा है कि ये ऑरिजिन से जाने वाली लाइन है. b वन ऑफ द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो इंटरसेक्शन से जो लाइन मिल रही हैं, दो बताएगी, उनमें से एक लाइन है ऑफ द गिवन प्लेन, जिसका इक्वेशन हमको दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0. एंड दूसरा है कोन, जिसका इक्वेशन दे रखा है हमको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0. और ये लाइन जो कि दोनों ही यानी प्लेन पर और कोन पर लाई करेंगी, तो इसलिए इन दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो हम यहाँ से इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये r के इक्वल है और इसे इक्वेशन नंबर 1 समझ लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और सेटिस्फाई कराएंगे इस लाइन से इन दोनों को, यानी प्लेन को और कोन को. तो इस चीज़ को हम पहले लिख देते हैं. सिंस इट लाइज ऑन बोथ द प्लेन 2 and the cone 3, यानी ये जो लाइन है 1 से जो डिनोट है इक्वेशन, ये इस प्लेन पर भी होगी और इस कोन पर भी होगी, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 से इन सब को r के सब रेशियो इक्वल है तो r के इक्वल मान लिया. तो फर्स्ट को r के इक्वल रखेंगे, यानी x माइनस 0 ना लिखें, अपान l इज इक्वल टू r, y अपान m भी r के इक्वल और z माइनस n इज इक्वल टू r. यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो l r हो जाएगा, y की वैल्यू m r हो जाएगी और z की वैल्यू n r हो जाएगी. जैसे कि हमने यहाँ लिखा है ये लाई कर रहा है प्लेन पर और कोन पर, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से डिनोट है. तो इन दोनों इक्वेशन को ये लाइन 1 के एक्स वाई जेड की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे. तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करा रहे हैं, यानी प्लेन के इक्वेशन को लाइन के इक्वेशन से सेटिस्फाई करा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन पर लाई करेगी. तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू एल आर है प्लस v इंटू एम आर प्लस
यहाँ पर यस सी इंटू एन आर इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन जो आर को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट भी हम इसे लिख सकते थे, इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। जिस तरीके से हमने लाइन 1 और प्लेन लाइन 1 जो कि लाई करती थी प्लेन 2 पर, ये सेटिस्फाई करा के इक्वेशन 4 बनाया, इसी तरीके से ये लिख चुके हैं हम कि ये लाइन इस कोन पर भी लाई करती है 3 पर, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से जो वैल्यू निकाली थी एक्स वाई जेड की, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 ऐसा हो जाएगा, यानी एक्स की जगह पर रखना है हमको ये एल आर इंटू वाई की वैल्यू है एम आर प्लस फिर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में हम y की वैल्यू एम आर लिखेंगे और z की वैल्यू एन आर प्लस z की वैल्यू एन आर और x की वैल्यू यहाँ पर एल आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर r में r का इंटू के आर स्क्वायर मिल जाएगा सभी टर्म में, और आर स्क्वायर तीनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो एल एम प्लस एम एन प्लस का एन एल इज इक्वल टू 0 आ गया। आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन नंबर हम 5 दे देंगे, 5 डाल दिया। अब इन दोनों इक्वेशन में से हम एलिमिनेट करेंगे किसी एक को एल एम एन में से। तो अगर हम इसमें से n को एलिमिनेट कर लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू फाइंड कर लें, आसानी से निकल आएगी इक्वेशन नंबर 4 से n की वैल्यू। तो इन टर्म को जब लेफ़्ट में ले जाएंगे तो वो तो माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस का हो जाएगा ए एल और माइनस का हो जाएगा बी एम, या हमने सी एन को इधर रखा। और माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और n को अगर यहाँ रखेंगे तो c से हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 4 से n की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो दो जगह हमें यहाँ पर n की वैल्यू पुट करना होगी इसमें। तो इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यू पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगा एल एम प्लस एम, और इसके बाद हम यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे जो कि माइनस की है, ए एल प्लस बी एम अपान होल अपान सी प्लस एन की वैल्यू रखें यहाँ पर जो कि माइनस ए एल प्लस बी एम अपान सी इंटू एल इज इक्वल टू 0 है। और अपान से सी को अगर ख़त्म कर दें कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए तो सी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू एल इंटू एम हो जाएगा। यहाँ से सी हट जाएगा और ये माइनस यहाँ पहुँचा दें तो माइनस एम टाइम्स ये ब्रैकेट ए एल प्लस बी एम, और इसी तरीके से ये वाला भी माइनस हो जाएगा, और क्योंकि सी से इंटू किया तो सी अपान वाला कैंसिल हो गया, तो ए एल प्लस बी एम इंटू एल इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ए एल। और हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दें और देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो सी एल एम अगर देखिए अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो दो टर्म कम से कम ज़्यादा टर्म पॉजिटिव मिलेंगे और एक टर्म माइनस हो जाएगा। तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन से, और जब ये प्लस का हो गया तो m का सिर्फ इंटू करेंगे तो ए एल एम प्लस का बी एम स्क्वायर, ऐसे ये प्लस का हो चुका है। ब्रैकेट ओपन करने पर l का अंदर इंटू हो जाएगा तो मिलेगी ए एल स्क्वायर प्लस का बी एम एल इज इक्वल टू 0। अब टर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे कि l की पावर 2 वाले टर्म को हम फर्स्ट प्लेस पर लिख देंगे ए एल स्क्वायर, और जिसमें एल एम आ रहा है उन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे इन तीनों टर्म्स को, तो वैल्यू मिलेगी ए एल प्लस एल तो हमने कॉमन लेना है एल एम को, तो ए मिलेगा ओनली और प्लस यहाँ पर बी मिलेगा,
और यहाँ पर एल एम कॉमन लेने पर माइनस का सी, एल एम कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर प्लस का बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन हमें और दो वैल्यू एल एम है जो अननोन है, तो हम इनकी वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, इसलिए इनको कंबाइन करने के लिए अगर हम एम स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एल स्क्वायर अपान एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एल अपान एम प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना देंगे, यानी इसको एल और एम को एक ब्रैकेट में करते हुए ए एल एम का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी एल अपान एम को एक वेरिएबल के तौर पर मानते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें जो कि वैल्यू निकालना है, मेरे रेशियो से हमें काम बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हो, इधर साइड से हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके दो रूट हों, एक्स की यानी दो वैल्यू हों, एल और एम, सॉरी अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कैसे निकाली जाती है, तो ये होती है सी अपान ए होती है, फार्मूला होता है सभी लोग जानते हैं। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एक्स की जगह पर आप एल अपान एम समझें, बाकी तो ए और ये बी की जगह पर इतना है और सी की जगह पर ये बी है। तो यहाँ पर जो रूट होंगे अल्फ़ा बीटा एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर चूँकि एल अपान एम की फार्म में है तो रूट भी हम यहाँ पर एल अपान एम की फार्म में लेंगे, क्योंकि ध्यान रहे कि दो लाइंस के बारे में बातचीत चल रही है, और इसलिए हम यहाँ पर पहली वाली लाइन के लिए रूट हो जाएगा इफ़ L1 अपान M1 एंड L2 अपान M2, ये दूसरी वाली लाइन के लिए हो जाएगी, पहली वाली लाइन के लिए हो जाएगा। इस बी दी रूट्स, दो रूट्स मिलेंगे, और एक रूट एक लाइन का हो जाएगा और दूसरा रूट दूसरी लाइन का हो जाएगा ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन जो हमें लास्ट में मिली थी उस इक्वेशन का रूट हमने ये मान लिए, क्योंकि एल अपान एन की फार्म में हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, और अभी हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं। तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, इसे आप अल्फ़ा की तरह कंसीडर करें और इसको बीटा की तरह कंसीडर करें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए। सी अपान ए का मतलब यहाँ समझे सी की जगह भी बताया बी था और ए की जगह तो ए ही है, यानी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपान एक्स की जो दो पावर वाला टर्म है, तो ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट है बी और एक्स की दो पावर वाला टर्म यानी एल अपान एम के वो ए है, तो बी अपान ए आ गया यहाँ पर। तो इसको हम रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि L1 L2 और इस B को अगर इधर ट्रांसपोज कर दें यानी अल्टरनेटो लगा दें यहाँ पर, और M1 M2 को इधर ले जाएं अपान में, ये A आ जाएगा। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से चेंज करना चाहेंगे, अगर इसको ट्रांसपोज कर दें इधर ए बी को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिकली एल एम एन होता है और ए बी सी होता है, तो एल के साथ ए हो, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ए को उधर ट्रांसपोज कर दें पहले और बी को उधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे और भी तरीके हैं, बी इंटू एम एन ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद हम इसे अपान में 1 कर दें और डबल अपान ए को डबल अपान में ले आएँ, यानी L1 L2 अपान 1 अपान ए इस तरीके से लिख दें, और M1 M2 अपान इसे 1 करा तो अपान में भी लिया है, यानी अपान बी, क्योंकि डबल अपान में होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बी ऊपर ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको ऐसे करके इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। अब इसको तो हम इक्वेशन नंबर हम शायद 4 डाल ही आए थे, तो 5 डाल लेते हैं और हम सिमेट्री से लिख सकते हैं, यानी बाई सिमेट्री हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर M1 M2 इज इक्वल टू N1 N2, और देखा कि M के साथ B है तो 1 अपान B आएगा, यानी L के साथ A आया था, M के साथ B और N के साथ C, तो ये यहाँ पर 1 अपान C आएगा।
इसे इक्वेशन नंबर 6 डाल दें। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 5 और 6 को जब कंबाइन करेंगे तो इतना मिल जाएगा, यानी L1 L2 अपान 1/a, M1 M2 अपान 1/v एंड N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 1/c। आपको पता ही है पहली वाली लाइन जो दोनों यानी एक प्लेन और एक कोन जब कट करते दो लाइन मिल रही थी, उन दोनों लाइन के DRS L1 M1 N1 और दूसरी वाली की L2 M2 और N2 यहाँ पर हैं, जिनके बीच रिलेशन ये हमको पता है, लेकिन हमें कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। और जबकि कंडीशन ये बताई गई थी ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी एक प्लेन और कोन की, वो दोनों लाइनें आपस में हैं परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बना रही हैं। और जब लाइनें 90 डिग्री बनाती हैं तो उनकी कंडीशन होती है कि वो कंडीशन हम लिख देंगे, तो कंडीशन के साथ हम ये लिख दें तो therefore the lines with direction ratios L1 M1 N1, यानी जो बात हमने अभी बोली वही लिख दे रहे हैं इसको, L2 M2 N2 विल बी परपेंडिकुलर, जैसा कि इन्होंने बताया है, कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर जब होते हैं तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इक्वेशन ये लास्ट में जो हमको मिला है वहाँ से चाहो तो हम जैसे हमने शुरुआत में इक्वेशन 1 में R के कुल ले लिया था वो लिख दिया था, लेकिन वो पूरे इक्वेशन से डिवाइड करके वो R रहता नहीं है। ऐसे हम मान सकते K के कुल, और इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हमने निकाली थी x y z की वैल्यू, ऐसे इनकी वैल्यू निकाल के तीनों की यहाँ रख देंगे और K से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम डायरेक्ट भी इसको रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 इसको कह दें अगर, तो इक्वेशन नंबर 7 का अगर यूज़ करें तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1/a, इसकी जगह पर 1/v, ये 1/c इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है 7 का यूजिंग इक्वेशन 7। तो इस क्वेश्चन को हमने यानी कंडीशन पूछी गई थी वो सॉल्व हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।